वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है इस वीक के सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड के क्लास में। हर सैटरडे को क्लास होती है जिसमें मैं आपकी इंग्लिश की फाउंडेशन को बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग भी अच्छी है, लेकिन इंग्लिश क्यों ख़राब है? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग की तरह इंग्लिश में आपको लॉजिक लगाना आता नहीं है और स्कूल कॉलेजेस में सिखाया भी नहीं हुआ। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है स्कूल्स में कैसे पढ़ाई जाती है इंग्लिश। इस क्लास में ये सारा जो आपने सीखा है ना, इसको साइड में रख करके सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड से इंग्लिश को अटैम्प्ट करो। मैं कुछ सेंटेंसेज आपके सामने रखूंगा, हर सेंटेंस को ब्रेक करूंगा उसके वर्ड्स में, पार्ट ऑफ स्पीच में, फिर बताऊंगा वो सेंटेंस कैसे बना हुआ है और कौन सा ग्रामर रूल उसमें किस वजह से लगा हुआ है। समझ गए ना? बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इस क्लास से। शुरू कर लें। सारे सेंटेंस जो इस क्लास में उठाए हैं हमने उठाए हैं द हिंदू के पुराने और नए एडिटोरियल्स के। शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट सेंटेंस से। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना इस वीडियो को। कंटेंट मैं आपको वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ना तो यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल है, ना कहीं पेड कोचिंग में आपको मिलेगा। 10 मिनट की क्लास आप देख लो, आप खुद ही इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगेंगे। ये अपना फर्स्ट सेंटेंस है आज के सेशन का। हर एक सेंटेंस में आपको कुछ हिडन एरर्स मिलेंगी, डेलिबरेटली प्लेस्ड, जानबूझ के रखी हुई। आप इसको जब ब्रेक करेंगे ना, सेंटेंस खुद से बोलेगा वो एरर कहाँ पे रखी है। करें शुरू? चलो पहले आराम से इसको पढ़ते हैं। द ऑपरेशन वॉज एम्ड स्पेसिफिक एट restoration of damaged infrastructure such as roads, bridges and railway lines। इसको साइलेंट कर दें फ़ोन को। कह रहे जो ऑपरेशन था, ये जो पूरा ऑपरेशन था वो एम्ड एट था। एम्ड एट का मतलब क्या है? उसका एम था, उसका ऑब्जेक्टिव था। और कैसा खास ऑब्जेक्टिव उसका क्या था भाई? वो था रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब होता है बहाली, बहाल करना। और किसको? डैमेज इंफ्रा को, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऐसे ढांचे को जो खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है। अब कैसा सच है, जैसे कि पहला तो है सड़कें, दूसरा है ब्रिजेस और तीसरा है रेलवे की लाइन्स। सिंपल सेंटेंस है। तो ऑपरेशन का खास टारगेट यही था, एम यही था कि बहाल किया जाए, फिर से पुरानी अवस्था में लाया जाए खराब हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को। इस तरह के ये अपने इसको सिंपल तरीके से पढ़ा है। अब इसको करेंगे ब्रेक। मैंने सभी वर्ड्स को अलग कलर दे दिया है उनके पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। जैसे ऊपर आप देखोगे ग्रीन कलर में नाउन प्रोनाउन जीरेंड है, जितने भी नाउन प्रोनाउन जीरेंड्स हैं वो ग्रीन कलर में हैं। एडजेक्टिव मिलेंगे ब्लू कलर में, एडवर्ब मिलेगी पिंक कलर में अगर होगी तो, कंजंक्शन मिलेगी येलो में और वर्ब मिलेगी रेड में। ऐसा करने से पार्ट ऑफ स्पीच को आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना जो है सीखोगे। दूसरी चीज़, 3 रूल्स हैं अपने पास एसबीटी के सेंटेंस को ब्रेक करने के। रूल नंबर 1, सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूर होगा कम से कम एक, 1 और मोर देन 1, 10,000 भी हो सकते हैं। बात किसकी कर रहे हैं? सब्जेक्ट के कम से कम एक होने की। दूसरा रूल नंबर 2 ये कहता है जितने सब्जेक्ट होंगे उससे ज़्यादा कम से कम वर्ब्स होंगी या उतनी बराबर। ये है रूल पूरा। सब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा, वर्ब्स जितने सब्जेक्ट हैं उतने या उससे ज़्यादा। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब्स होंगी, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। रूल नंबर 3 है सिंपल सा, ये जो आप देख रहे हो डार्क ब्लैक में, ये होती हैं प्रेपोजिशंस। ऑफ, एट, सच एज, इन, ऑन, बाय, विद। इन हर प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि बनता है नाउन प्रोनाउन या जीरेंड, ये ग्रीन कलर वाला। बस 3 रूल्स को अपने को पकड़ना है। शुरू करें? चलो। द ऑपरेशन, ऑपरेशन एक नाउन है, कॉमन नाउन है, पीछे एस लगाओगे प्लूरल भी बन जाएगा। सेंटेंस का वो पहला नाउन जो किसी प्रेपोजिशन से ना जुड़ा हो और ना ही किसी वर्ब से जुड़ा हो, वो नाउन कहलाता है क्या? आपका सब्जेक्ट। रूल नंबर 1 पूरा हो गया, ठीक है ना? सब्जेक्ट आपको मिल गया। अब देखो ऑपरेशन की वर्ब है वॉज एम्ड। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए थी, सब्जेक्ट को आपने वर्ब दे दी। वर्ब किस में? पैसिव में। बी फैमिली की वर्ब है वॉज, पीछे लगी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म एम्ड। तो ऑपरेशन वॉज एम्ड, सब्जेक्ट और वर्ब आपको दोनों चीज़ें मिल गई। अब देखो स्पेसिफिक यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक एक एडजेक्टिव है। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल। तो ये बता रहा है एम के स्पेशल होने की बात। एरर्स को बाद में देखेंगे, पहले मैं ब्रेक कर रहा हूँ, बाद में आऊँगा एरर्स पे, है ना? अभी आगे बढ़ते जाओ। स्पेसिफिक एक एडजेक्टिव है। आगे बढ़िए, एड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मैंने आपको रूल नंबर 3 बताया था, हर प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा, वो होगा नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड। ये जो ग्रीन कलर वाले हैं यही ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया रेस्टोरेशन नाम का ये वाला नाउन। रेस्टोरेशन का मतलब है बहाली। अच्छा, ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का नाउन। अब ये बीच में डैमेज क्या आ गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब बिना हैज, हैव या इज, एम, आर, वॉज वर के आती है तो वो क्या कहलाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना इनके वो कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव।
इसको हम बोलते हैं अचानक से आई हुई V3। इसका कोई काम नहीं है सिर्फ एडजेक्टिव बनने के अलावा। तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर भाई? जो डैमेज्ड है, जो टूट चुका है, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव इस नाउन को। आगे बढ़ो। सच एज एक प्रेपोजिशन है, इसके 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। पहला ऑब्जेक्ट है रोड्स, कॉमन नाउन। दूसरा ऑब्जेक्ट है ब्रिगेड्स, ये भी ब्रिजेस, ये भी जो है कॉमन नाउन। और तीसरा है रेलवे लाइन्स, है ना। ये तीनों ऑब्जेक्ट सच एज के ही हैं। कैसे पता लगा मुझे? इन तीनों के बीच में आप कॉमा देख रहे हो, पहले और दूसरे के बीच में कॉमा और दूसरे और तीसरे के बीच में एंड। ये आप जब भी देखो, लास्ट वाले से पहले एंड देखो और बाकी पहले वालों सबके बीच में कॉमा देखो, तो वो समझ लो वो एक ही चीज़ के पार्ट है, वो एक लिस्ट का है, वो एक पूरी आइटम्स की लिस्ट है। तो सच एज प्रेपोजिशन ने 3 ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, 2 तो जुड़े हुए हैं कॉमा से और लास्ट वाला जुड़ा हुआ है एंड से। समझ गए? एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, फिर से इसमें अपने आएंगे और एरर्स को ढूंढेंगे। ऑपरेशन आपका सब्जेक्ट है, वॉज एम्ड उसकी वर्ब है। वर्ब किस में है? पैसिव वॉइस के अंदर। स्पेसिफिक एक एडजेक्टिव है, इसका काम देखेंगे अभी क्या है। एड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रेस्टोरेशन नाम का नाउन। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का नाउन। इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नाम के इस एडजेक्टिव ने मॉडिफाई किया वर्ब की थर्ड फॉर्म ने। इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है? सच एज एक प्रेपोजिशन है, इसने 3 ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। ऑब्जेक्ट 1 रोड्स, ऑब्जेक्ट 2 ब्रिजेस और एंड लगा के ऑब्जेक्ट 3 रेलवे लाइन्स। अब आओ इसमें एरर्स पे। मुझे ये बताओ एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव किसकी विशेषता को बताता है? एडजेक्टिव बताता है नाउन की विशेषता को। लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करवाना हो या किसी वर्ब को मॉडिफाई करवाना हो या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करवाना हो, तो उस केस में आप एडजेक्टिव से नहीं, आप एडवर्ब से मॉडिफाई करवाते हैं। समझ गए ना? नाउन के लिए एडजेक्टिव और एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब के लिए एडवर्ब, इनको मॉडिफाई करवाने के लिए। अब यहाँ पे ये एम्ड था ऑपरेशन, इसको पैसिव वॉइस में एम किया गया था। और कैसे किया गया था? इस एम वर्ब के लिए आपको एक एडवर्ब चाहिए, इस एम वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। क्या एडजेक्टिव किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो क्या करें? इस एडजेक्टिव को हम बदल देंगे एडवर्ब में। कॉमन सा तरीका है एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलने का, LY पीछे लगाएं। मोस्ट जो है वो बदल जाएंगे इस तरीके से, कुछ नहीं भी बदलते, लेकिन एक कॉमन तरीका ये होता है। तो स्पेसिफिक से आप बना देंगे स्पेसिफिकली, है ना। ये एरर नंबर 1, एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना है। दूसरा रूल, ये मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल की क्लास में। अगर 2 नाउन्स एक साथ जुड़े हों, अगर 2 नाउन्स एक साथ जुड़े हों और बीच में आ रहा हो ऑफ, प्रेपोजिशन कौन सी आ रही हो? ऑफ, तो पहले वाले नाउन से पहले डिटर्मिनर आता है। डिटर्मिनर क्या होता है? दिस, दैट, सारे के सारे आर्टिकल्स, सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर और कुछ भी आ जाएगा, है ना। और अगर कोई डिटर्मिनर नहीं आ रहा तो आप चुपचाप दा को वहाँ पे लगा दें। समझ गए ना? तो अब यहाँ पे देखो, रेस्टोरेशन एक नाउन है, एड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन आई, उसके बाद दूसरा नाउन आया इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों नाउन जुड़े हुए हैं ऑफ प्रेपोजिशन से। ये एडजेक्टिव तो इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, इसका प्रेपोजिशन से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे रेस्टोरेशन के पहले मुझे द लगाना चाहिए। बस ये कॉमन सा रूल है। 2 नाउन जुड़े हो आपस में, पहले वाले नाउन के आगे अगर आर्टिकल ना हो, कोई पजेसिव ना हो, तो उस केस में आप द को लगा दें। ठीक है, 2 रूल्स हो गए, स्पेसिफिकली पहला रूल और रेस्टोरेशन दूसरा रूल। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। उससे पहले एक ऐड करूंगा छोटी सी चीज़ को। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे SSC हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे UPSC हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब इसी तरीके से इस सेंटेंस को हमें ब्रेक करना है। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है पर डरना मत, ये पिछले वाले क्लास के लास्ट में क्विज में मैंने आपको दिया था। आज इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ, देखना आपने कितना सही और कितना खराब इसको ब्रेक किया। पिछली बार दिया था मैंने आपको, कह रहा द बेनिफिट्स कंपाउंडिंग ब्रिंग्स टू इन्वेस्टमेंट्स आर वेल नॉन, बट व्हाट इज नॉट कॉमनली नॉन आर द फैक्ट that compounding can work against you and has negative consequences for your finances। कह रहा है जो बेनिफिट्स हैं जिनको कंपाउंडिंग ब्रिंग करती है, यहाँ पे बीच में दैट लगा हुआ है, दैट एज अ कंजंक्शन हम अक्सर ओमिट कर देते हैं,
एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी ओमिट हो जाती है। कह रहा है वो बेनिफिट्स दैट, जिनको यहाँ पे दैट लगा हुआ है, ओमिट किया हुआ है, इसको अनविजिबल माने आप, है ना, है यहाँ पे। वो वाले बेनिफिट्स जो कंपाउंडिंग ब्रिंग करती है। कंपाउंडिंग का मतलब यूँ समझे हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती किसी भी चीज़ का जो कंपाउंड होने का काम है ना, वो कंपाउंडिंग कहलाता है। तो कह रहा है जो चक्रवर्ती ब्याज के जो बेनिफिट्स हैं, और किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। कह रहा है आर वो बेनिफिट्स हैं वेल नोन, सब जानते हैं उन बेनिफिट्स के बारे में, सबको पता है चक्रवर्ती ब्याज जो है बहुत तेज़ी से, लंबे समय में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कह रहा लेकिन जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, व्हाट इज़ नॉट कॉमनली नोन, वट इज नॉट कॉमनली नॉन, जिसको कॉमनली नहीं जानते हैं वो चीज़ें हैं आर, ये वाला फैक्ट। और फैक्ट कौन सा, दैट वो ये कि कंपाउंडिंग जो है वो आपके खिलाफ भी काम कर सकता है, चक्रवर्ती ब्याज आपके उल्टा भी चल सकता है, और इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है आपके फाइनेंसिस पे, इसके बुरे प्रभाव होते हैं आपके फाइनेंसिस पे, या हो सकते हैं। अगर आपने किसी को ब्याज दिया है चक्रवर्ती ब्याज पे, आपने किसी को पैसा दिया ब्याज पे, चक्रवर्ती पे, तो वो बहुत जल्दी बढ़ेगा, लेकिन किसी से लिया है ना, तो वही चक्रवर्ती ब्याज जो है आपको परेशान करेगा आने वाले टाइम में। समझ गए? अब आओ सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ एरर्स लगी हैं। बहुत ही कूल एरर्स है, इसमें नया कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आज एक। चलो एक लाइक और एक शेयर दे देना वीडियो को, मैं बोलता नहीं हूँ और आप देते भी नहीं हो, दे दिया करो यार, आपके लाइक शेयर से वीडियोस को बहुत रीच मिलती है आगे तक। चलो द बेनिफिट्स, बेनिफिट एक नाउन है, पीछे एस लगा हुआ है, कॉमन नाउन है, इससे पहले कोई वर्ब नहीं, इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं, तो यही वो नाउन है जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसको मैं मान लेता हूँ सब्जेक्ट नंबर 1। लंबा सेंटेंस है ना, तो कई सारे सब्जेक्ट आएंगे। आगे देखो आया रिलेटिव प्रोनाउन दैट, बेनिफिट्स को इसने अपना एंटीसीडेंट माना है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, हुज, दैट, हुम, ये सब आ जाते हैं तो एक नया क्लोज, रिलेटिव क्लोज शुरू करते हैं, उसका एक नया सब्जेक्ट होता है, एक नई उसकी वर्ब होती है। अगर इसके बाद में नाउन ना पड़ा होता दूसरा, तो यही सब्जेक्ट नंबर 2 बनता, लेकिन ये नाउन पड़ा है तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है रिलेटिव क्लोज का, सब्जेक्ट नंबर 2 है कंपाउंडिंग। समझ रहे हो ना? आगे बढ़ो, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है ब्रिंग्स, वर्ब नंबर 2। ये V2 का मतलब क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 से मैच करवा रहा हूँ, V1 और V2 वाला किस्सा नहीं है ये, है ना। 2 प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट्स। अब आगे देखो S1, सब्जेक्ट 1 की वर्ब हमें यहाँ मिली R, वर्ब नंबर 1। समझ रहे हो ना, सब्जेक्ट की वर्ब उससे दूर पड़ी है क्योंकि नया क्लोज शुरू हो गया बीच में, इसलिए वर्ब को हमने साइड में कर दिया। अब देखो आगे वेल नॉन, आपने सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखी, वर्ब है यहाँ पे बी फैमिली की वर्ब अकेले आई हुई है, क्या कहलाएगी, लिंक वर्ब। लिंक वर्ब की क्या खासियत होती है, अपने बाद एक नाउन या एडजेक्टिव को लेती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के। आई एम गुड, शी इज़ अ टीचर, समझ गए ना। तो बेनिफिट्स आर वेल नॉन, तो यहाँ पे नॉन है एक एडजेक्टिव V3, अचानक से आई हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वेल नाम का जो है एडवर्ब। कैसे नॉन है, बड़े अच्छे से नॉन है, सब जानते हैं, वेल एक एडवर्ब है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। अब देखो आगे बढ़ो, बट कंजंक्शन आई, नया सब्जेक्ट मिलेगा आपको उस कंजंक्शन के बाद, सब्जेक्ट नंबर 3। अब देखो ये फैन बॉयज वाली कंजंक्शन है, कौन सी होती है सारी की सारी, कौन सी कंजंक्शन होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा अपने पहले कॉमा को लेती है अगर नया क्लोज बने तो बट के बाद में नया क्लोज बन रहा है, कॉमा लगा हुआ है, और वट आपका सब्जेक्ट नंबर 3 है। ये था सब्जेक्ट नंबर 1, ये था सब्जेक्ट नंबर 2। अब इस सब्जेक्ट नंबर 3 की वर्ब है इस वर्ब नंबर 3, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है नॉन नाम का एडजेक्टिव। अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आई है। ये नॉट और कॉमनली दोनों एडवर्ब्स हैं। नॉट होती है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ना करने की बात करती है वर्ब से, और कॉमनली मतलब सामान्यतः, तो सामान्यतः नहीं जाने जाते हैं। नॉन नाम के एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है कॉमनली नाम की ये वाली वर्ब। अब यहाँ पे एक वर्ब रखी है आर, ये आपको कंफ्यूज करेगी, ध्यान से समझें। ये जो पूरा क्लोज है ना वट से बनने वाला, ये जो पूरा क्लोज है, इस पूरे क्लोज की वर्ब है आर। कौन सी चीज़ कॉमनली नॉन नहीं है, वट से बनने वाले, वेयर से बनने वाले, ऐसे सारे क्लोजेस, हाउ से, वाई से बनने वाले क्लोज होते हैं, अपनी खुद की एक वर्ब भी ले लेते हैं। ये एक नाउन क्लोज है। यहाँ पे जो चीज़ कॉमनली नॉन नहीं है वो चीज़ है ये वाला फैक्ट, समझ लो। इस पूरे क्लोज की वर्ब है यहाँ पे आर, और ये एक द फैक्ट नाम का नाउन है, इस पूरे क्लोज का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आया है। इस पूरे क्लोज को आप एक नाउन माने, इसलिए नाउन क्लोज है, वर्ब होगी आर और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया फैक्ट। और आगे बढ़ो, दैट कंजंक्शन लगी हुई है, कंजंक्शन नंबर 3, तो मतलब सब्जेक्ट नंबर 4 आ गया कंपाउंडिंग। समझ गए? कंपाउंडिंग की वर्ब है कैन वर्क, वर्ब नंबर 4। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है यू। अब देखो एंड लगा हुआ है, एंड के बाद एक और वर्ब रखी हुई है, मतलब सब्जेक्ट नंबर 4.1 तो ये है, वर्ब नंबर 1 तो इसकी ये है, सब्जेक्ट 4 की वर्ब नंबर 4.2 ये है। समझ रहे हो मेरी बात को? सब्जेक्ट 4 की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब रखी है एंड से पहले, दूसरी वर्ब रखी है एंड के बाद। अच्छा क्या है,
कंपाउंडिंग हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, हैज़ वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज नाम का ये वाला नाउन क्या है, व्हाट से रिप्लाई कर रहा है ना वर्ब का, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज के नकारात्मक होने की बात को बता रहे हैं। फॉर प्रेपोजिशन है, फिनांसिस उसका ऑब्जेक्ट है, योर एक एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, मेरा, तुम्हारा, आवर, माई, योर, है ना, सब एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा खिचड़ी बन गया है, मैं इस खिचड़ी को आपको साफ करके दिखाता हूँ, फिर अपने सेंटेंस में से एरर्स को निकालेंगे। पहले एक बार आपके दिमाग में बैठना चाहिए हमने किया क्या है। बेनिफिट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है आर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। दैट कंजंक्शन आई रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसके बाद में सब्जेक्ट नंबर 2 आया था कंपाउंडिंग और इसकी वर्ब है ब्रिंग्स। ठीक है, बाकी चीज़ों को नहीं मिला रहा अभी मैं। सब्जेक्ट नंबर 3 है वट, सब्जेक्ट नंबर 3 है वट, वर्ब नंबर 3 है इसकी ये जो है ना ये सब्जेक्ट नंबर 3 और वर्ब नंबर 3 से बनने वाला जो नाउन क्लोज है उसकी वर्ब है। व्हाट से बनने वाले नाउन क्लोज, वेयर से बनने वाले, वाई से वाले, हाउ वाले, ये सारे के सारे नाउन क्लोज अपनी वर्ब ले लेते हैं। तो ये नाउन क्लोज ने अपनी वर्ब को लिया है आर। द फैक्ट यहाँ पे इस नाउन क्लोज का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे बढ़ो। दैट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नंबर 4 है कंपाउंडिंग, इसकी 2 वर्ब्स हैं। सब्जेक्ट नंबर 4 की वर्ब नंबर 4.1 कैन वर्क और वर्ब नंबर 4.2 कैन हैज। ठीक है, बाकी अब सब प्रेपोजिशन है, उनके ऑब्जेक्ट हैं और बीच बीच में एडजेक्टिव रखे हुए हैं। प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट से मिलाया, बीच बीच में एडजेक्टिव रखा हुआ है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना हुआ है। अब आओ इस सेंटेंस में आपको एरर्स ढूंढ के बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो मैंने आपको बताया नाउन क्लोज है, ये बना कैसे है और इसकी वर्ब कैसे होती है, बस यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। अगर इसी बात को कोई फिल्मी एक्टर हो, कोई शायर हो बड़ा, जो बड़ी शायरी करता हो, अगर इसी बात को वो कहना चाहे तो घुमा फिरा के कहेगा, लेकिन बात का मीनिंग यही निकलेगा। वर्ड आई नीड इज या आर अ पेन, इज या आर अ पेन, ये इज और आर में से हमें को एक चूज करना है, हम लोगों को अभी चूज करेंगे। ठीक है ना। आई नीड अ पेन को क्या लिखा है, व्हाट आई नीड इज या आर अ पेन, जो चीज मुझे चाहिए व्हाट आई नीड वो है एक पेन। तो ये वर्ड से इस तरह के क्लोज बनते हैं। इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या है, देखो सेंटेंस वही लिखा हुआ है, आई नीड अ पेन। हमने क्या किया, शुरू में लगाया वट को और यहाँ पे लगाना है एक वर्ब को। इस वर्ब को चूज करना मैं आपको भी सिखा दूंगा और वट को आप शुरू में लगा दें। आप इस तरीके से किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, है ना। मतलब इसका वही है, कोई फर्क नहीं है मतलब में। जो चीज़ मुझे चाहिए वो है एक पेन और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मुझे एक पेन चाहिए। चलो अब इज और आर में से कैसे चूज करें भाई। देखो नाउन क्लोज है ना, ये नाउन क्लोज रूल आपका क्या कहता है, नाउन क्लोज सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब तो वो लेगा ही, वो वर्ब हमेशा लेगा सिंगुलर। नाउन क्लोज की वर्ब, नाउन क्लोज एज अ सब्जेक्ट जब भी वर्ब लेगा उसकी वर्ब कैसी होगी मेरे भाई, कैसी होगी, सिंगुलर। आपको यहाँ पे देखना है नीड एक प्रेजेंट टेंस का जो है वर्ब है, आपको यहाँ पे नीड के हिसाब से प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर वर्ब लगा देनी है, इज, आर को नहीं लगाना। समझ गए। हमेशा सिंगुलर वर्ब को प्रीफर करें, यूज करें, प्रीफर क्या करें, यूज ही करें नाउन क्लोज के साथ। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, आई नीड अ फ्यू पेन्स, व्हाट आई नीड इज या आर अ फ्यू पेन्स। अब आप बोलोगे सर पेन्स बहुत सारे हैं, आर लगा जाता हूँ। कभी भी वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आती है, वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से। मैं आपको बता चुका हूँ नाउन क्लोज की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, चाहे नाउन क्लोज यहाँ पे रखा है चाहे नाउन क्लोज यहाँ पे रखा है। वर्ब अभी भी वो इजी लेगा, आर को नहीं लेगा, यहाँ भी इजी लेगा, आर को नहीं लेगा। दे परचेज 2 एक्सपेंसिव कार्स, उन्होंने खरीदा 2 महंगी कारों को। वर्ड दे परचेज्ड, अब देखो यहाँ पे पास है ना, तो वॉज और वर्ब में से चूज करना है। अगेन हम यहाँ पे वर्ब को नहीं लेंगे, वॉज को लेंगे। चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, नाउन क्लोज की वर्ब सिंगुलर ही होगी, प्लूरल नहीं होगी। तो व्हाट दे परचेज्ड वाज 2 एक्सपेंसिव कार्स। समझ गए ना। तो इस तरीके से नाउन क्लोज को कैसी वर्ब देनी है, सिंगुलर वर्ब देनी है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ आपने, यहाँ पे क्लोज को वर्ब दी हुई है प्लूरल। आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे और इसको इज बना देंगे। ठीक है ना। एरर नंबर 1 कूल एरर है, इस पर मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आज इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ नाउन क्लोज की वर्ब कैसी होती है। अब एरर नंबर 2, देखो कंपाउंडिंग की 2 वर्ब्स हैं, कंपाउंडिंग कैन वर्क और कंपाउंडिंग कैन हैज। यहाँ पे भी कैन लगा हुआ है। देखो कंपाउंडिंग के हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं, सेंटेंस यही बता रहा है। कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम कर सकती है, कैन वर्क, है ना, एक पॉसिबिलिटी है। और कंपाउंडिंग के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ भी कैन लगा हुआ है, मीनिंग से आपको पता लग गया यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अब इस पे बनेगा कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये मॉडल के साथ में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव को यूज किया जाए वर्ब के। जैसे अ टीम कैन विन या विंस दिस टूर्नामेंट, हमारी टीम इस टूर्नामेंट को जीत सकती है। टीम सिंगुलर है, वर्ब आएगी विंस। लेकिन कैन है ना, कैन
अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की बेस फॉर्म को लेता है। विन का एस निकाल दो, विन ही लिखोगे। आप विन क्यों लिखोगे यहाँ पे? क्योंकि कैन लग गया है। अब टीम से कोई कनेक्शन नहीं है इस वर्ब का। कैन के बाद में, मॉडल के बाद में कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, सब के सब मॉडल्स अपने बाद में बेस फॉर्म को लेती है एस या ई एस के बिना। इतना तो शायद आप जानते होंगे, है ना। फर्स्ट वाले में आप विन लगाएंगे, विंस को नहीं लगाएंगे। सेकंड वाले में देखो, शी कुड नॉट डू डिड दस डन दिस, वो इस काम को नहीं कर पाई। अब आप बोलोगे सर ये पास्ट में हो रहा है काम, कुड भी लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। पास्ट में हो रहा है तो मैं डिड लगा जाता हूँ या डन लगा जाता हूँ। याद रखें डू फैमिली की वर्ब्स का बेयर इन्फिनेटिव है डू, समझ गए। डू फैमिली की वर्ब्स का बेयर इन्फिनेटिव है डू। यहां भी सिर्फ डू ही आएगा, डिड और डन नहीं आ सकता। डू फैमिली की वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव कौन है? डू। तो कभी भी मॉडल के बाद में डिड या डन नहीं देखोगे, अगर लगेगा तो डू लगेगा। शी कुड नॉट डू दिस, शी कुड नॉट डू दिस, बस ऐसे लिख दो, डिड और डन निकाल दो। अब देखो तीसरा, शी विल हैज हैव या हैड हर अंकल्स प्रॉपर्टी आफ्टर ही डाइज, वो अपने पापा की या अंकल की, चाचा की प्रॉपर्टी को रखेगी, हैव करेगी जब चाचा जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसी की है प्रॉपर्टी। अब ध्यान दें, हैव फैमिली का बेयर इन्फिनेटिव है हैव, हैड नहीं है, हैज नहीं है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे विंस को निकाल दिया, विन को लिखा, यहाँ पे डू फैमिली का डू होता है फैमिली का हैव होता है, बी फैमिली में इज एम आर वॉज वर आते हैं, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव होता है बी खुद, है ना। तो इस केस में विल के बाद में हैव ही आएगा, कोई चांस नहीं है इंग्लिश में किसी भी मॉडल के बाद में हैज या हैड आप देखें। अब ये आपको फंसाता कहाँ है रूल? यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में, आवर टीम में बीट ऑल द अदर टीम्स एंड विन द टूर्नामेंट, हमारी टीम हरा सकती है सभी दूसरी टीम्स को, जीत सकती है टूर्नामेंट को। में जो है ना, में यहाँ भी है और में यहाँ भी है। अगर ना होता तो यहाँ पे विंस लगा होता, और अगर विंस लगा होता तो सेंटेंस गलत होता। आप बता रहे थे सर में जो है यहाँ भी लगा हुआ है और में यहाँ भी लगा हुआ है, अगर यहाँ लगा हुआ है तो विंस नहीं आ सकता सर, विन ही आएगा। अब यही गलती इसने यहाँ की हुई है। इसने क्या किया? कंपाउंडिंग कैन वर्क अगेंस्ट यू एंड हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कैन के बाद में अगर कैन यहाँ पे लगा हुआ मीनिंग के हिसाब से हैज़ आ सकता है क्या? यहाँ आएगा है। कुछ लोग मुझसे पूछे थे सर कंपाउंडिंग तो सिंगुलर है, जीरेंट की वर्ब तो सिंगुलर होती है, आपने हैव कैसे लगा दी? इसलिए लगाई रे बावले, कैन लगा हुआ है यहाँ पे, कैन यहाँ भी आएगा। मीनिंग यही कह रहा है, कंपाउंडिंग के नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी को बताने वाला क्लोज है, इसलिए कैन को बाद में हैव लगाऊंगा, हैज़ नहीं आएगा। बढ़े आगे, चलो लास्ट सेंटेंस है आपका आज का। इसको फटाफट पढ़ते हैं और इसमें दो अच्छी एरर्स हैं उसको निकालेंगे, फिर आपको एक जो है आज एक क्विज का क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट वीक के लिए। कह रहा देयर आर ओनली 2 फैमिलीज इन द वर्ल्ड लाइक माई ग्रैंड मदर यूज टू सेइंग द हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स का मतलब होता है पैसे वाले लोग, संसाधनों वाले लोग, ठीक है। ये हैव नाम की वर्ब से हमने एक नाउन बनाया हुआ है हैव्स, और हैव नॉट्स का मतलब होता है दरिद्र लोग। दरिद्र मतलब दिल से नहीं, संसाधनों से, जिनके पास पैसे कम है। कह रहे दुनिया में 2 फैमिलीज हैं, देयर आर ओनली 2 फैमिलीज, 2 ही तरह के परिवार हैं इस दुनिया में। जैसा कि मेरी दादी माँ कहा करती थी, यूज टू सेइंग, उनकी आदत थी कहना। पहली तरह के तो हैं पैसे वाले लोग और दूसरी तरह हैं दरिद्र लोग जो गरीब लोग हैं। दादी माँ यही कहती थी, कोई भी फैमिली तुम देखो ना, या तो वो पैसे से तंग होगी बहुत ज़्यादा, या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, बीच में कोई फैमिली नहीं होगी, है ना। पैसे वाली या पैसे से तंग फैमिली, ऐसी ही फैमिलियाँ होती हैं दुनिया में। अब आओ इस सेंटेंस को, अपने दादी माँ का जो सेंटेंस है इसको ब्रेक करते हैं। चलो, देर आर ओनली 2 फैमिलीज इन द वर्ल्ड लाइक माई ग्रैंड मदर यूज टू सेइंग द हैव्स एंड हैव नॉट्स। ध्यान से देखना, बड़ी कूल एरर है इसमें। देयर एक एडवर्ब है, सेंटेंस के शुरू में आता है, इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसके बाद में जो वर्ब रखी हुई है, एक्चुअल में वर्ब तो वही होती है, लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट रखा होता है उस वर्ब के बाद में। समझ लो, ये मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। फैमिलीज आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है और वर्ब नंबर 1 है उसकी आर। देयर की वजह से वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले रखा हुआ है। टू एक एडजेक्टिव है, इस फैमिलीज को मॉडिफाई कर रहा है। ओनली एक एडवर्ब है, महज 2। कितनी? महज 2, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, समझ गए ना। तो ओनली 2 जो है, ओनली इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए 2 नाम के एडजेक्टिव को आया है। अगर यहाँ पे फैमिली लिखा होता और 1 लिखा होता तो यहाँ पे इज आ जाता आर की जगह। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, देयर का इस वर्ब से कोई कनेक्शन मत बिठा लेना। इस वर्ब को हमने एक्सक्लूसिवली इस सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया हुआ है। फैमिली लिखा होता तो यहाँ पे इज भी लिखा हुआ होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। V1 सब्जेक्ट, वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1, ये हो गई इसका एडजेक्टिव और ये हो गई इसकी एडवर्ब। इन प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वर्ड। अब देखो लाइक आ गई कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन आई है तो इसके बाद में नया क्लोज आएगा। तो माई ग्रैंड मदर हो गया सब्जेक्ट नंबर 2,
माई एक एडजेक्टिव है, आपको पता है माई, योर, और, हर, ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, हमेशा एडजेक्टिव का काम करते हैं नाउन से पहले। तो माई के बाद में ग्रैंड मदर आ गया, ग्रैंड मदर सब्जेक्ट नंबर 2। यूज्ड इसकी वर्ब होगी, और यूज टू के बाद में देखो ये वाला हमें देखना है एरर यहाँ पे कैसे आई है। यूज टू के बाद में कब सेइंग लगाना है, कब से लगाना है, ये अभी अपने यहाँ पे छोड़ देते हैं, इस पूरे फ्रेज को मैं आपको बाद में करवाता हूँ। ग्रैंड मदर की वर्ब यूज समझ लो ना, यूज टू सेइंग, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2। अब देखो आगे 2 नाउन्स आए हुए हैं, द हैव्स और द हैव नॉट्स। ये दोनों नाउन्स है ना, ये दोनों फैमिलीज के बारे में बताने वाले हैं। 2 फैमिलीज इन द वर्ल्ड, कौन कौन सी हैं? पहली है द हैव्स, द हैव नॉट्स। एक्चुअल में यहाँ पे आपको लगाना चाहिए था एक डैश या एक लगाना चाहिए था कॉलम। जब भी आप ऐसा बताते हैं ना, इस चीज़ के 5 कारण हैं, तो आप लगाते हैं कॉलम इस तरह का, और या फिर एक डैश लगाते हैं और 5 कारण को एक एक करके बताते हैं। तो दुनिया में 2 तरह के परिवार है ना, तो सही पंक्चुएशन इसके लिए यहाँ पे आना चाहिए या तो कॉलम और या फिर आना चाहिए एक हाइफन या डैश। राइटिंग स्किल्स का कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें पंक्चुएशन को डिटेल में कवर करेंगे। 5 से 10 दिनों में ऐप पे लॉन्च हो जाएगा पूरा कोर्स, 25-30 घंटे का कोर्स है। तो सारे पंक्चुएशन, कोमा कब लगाना है, कब हाइफन लगाना है, कब जो है सेमी कॉलम लगाना है, कब नहीं लगाना, वो सब चीज़ें उसमें कवर कर रहा हूँ मैं। चलो अब ये सेंटेंस आप समझ गए हो। सब्जेक्ट नंबर 1 फैमिलीज, वर्ब नंबर 1 आर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट वर्ड, फैमिलीज को इसने मॉडिफाई किया, ओनली ने इसको मॉडिफाई कर दिया। लाइक कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट नंबर 2 है ग्रैंड मदर, वर्ब है इसकी यूज टू सेइंग, ऐसा वो कहा करती थी। पहला है हैव नॉट्स और दूसरी है हैव नॉट्स। हैव और हैव नॉट्स 2 तरह के परिवार हैं दुनिया में। यहाँ पे बीच में डैश या कॉलम होना चाहिए था, पंक्चुएशन की एरर है। अब आओ सेंटेंस में एरर मैं आपको प्यार से समझाता हूँ। पहले सिंपल वाली बता देता हूँ। देखो लाइक का एक प्रेपोजिशन और एज एक कंजंक्शन। लाइक और एज का दोनों का मतलब होता है जैसे, दोनों का मतलब होता है जैसे, लेकिन एक है प्रेपोजिशन, दूसरी है कंजंक्शन। लाइक के बाद में अगर प्रेपोजिशन है तो एक सब्जेक्ट आएगा, मतलब एक नाउन आएगा खाली, और अगर कंजंक्शन एज यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर आएगा, एक पूरा क्लोज आएगा। तो आपको देख लेना, अगर क्लोज रखा हो तब एज लगाएं, जब सिर्फ एक नाउन रखा हो तब लाइक लगाएं। मीनिंग दोनों का ऐसा ही है। डू लाइक एज आई से, डू लाइक या एज आई से, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। जैसा के लिए दोनों ही वर्ड यूज होते हैं, लाइक और एज, लेकिन बाद में एक सब्जेक्ट और वर्ब रखा हुआ है, आई वर्ब सब्जेक्ट और से उसकी वर्ब। अगर ऐसा है तो यहाँ पे लाइक नहीं, यहाँ पे लगाऊंगा एज, डू एज अ से। वैसे देयर इज नो अदर प्लेनेट लाइक या एज द अर्थ, कोई ऐसा दूसरा प्लेनेट नहीं है यूनिवर्स में अर्थ के जैसा, धरती के जैसा। अब यहाँ पे आप लाइक को चूज़ करेंगे, एज को चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ नाम के नाउन के लिए कोई वर्ब हमने यहाँ पे दी ही नहीं है। अगर आपको यहाँ पे वर्ब देनी होती, आप यहाँ पे लिख देते एज द अर्थ इज, तब एज को चूज़ कर लेते, ठीक है ना, लाइक को चूज़ ना करते। लेकिन वो वर्ब नहीं है, इसलिए अब लाइक आएगा, नहीं आ सकता एज। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लाइक माई ग्रैंड मदर यूज टू सेइंग, तो मेरी माता जी दादी माता कहा करती थी। ग्रैंड मदर सब्जेक्ट है, वर्ब आ गई है उसकी, सब्जेक्ट वर्ब दोनों आए हैं, तो लाइक नहीं आ सकता, आप यहाँ पे चूज़ करें एज, ठीक है। एरर नंबर 1 आएगी एज की। अब एरर नंबर 2 पे आओ। यूज टू के बाद में, इस यूज टू के बाद में कब आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है और कब नहीं लगानी, यहाँ गलत लगी हुई है। कैसे, ध्यान से देखो। देखो यूज टू जब हैबिट की बात करें, मुझे सिगरेट पीने की आदत है, या मुझे हार्ड वर्क करने की आदत है, या मुझे देर तक सोने की आदत है, या रात में जगने की आदत है, कोई भी उल्टी या सीधी आदत है या थी, पास्ट में भी थी। और ये कैसे पता लगेगा, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में अगर यूज टू लिखा हो और आदत की बात कर रहा हो सेंटेंस, तो अब यूज टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे टू एक प्रेपोजिशन का काम करता है, ठीक है। अगर दूसरा इसके अलावा कोई भी केस हो उसमें आपको यूज टू मिल जाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ईएस के। बस ये सीधा सा फॉर्मूला है, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। आई एम यूज टू स्लीप या स्लीपिंग लेट इन नाइट, मुझे रात में देर से सोने की आदत है। देखो इज एम आर वॉज वर्ब में से एक आ गया, बिल्कुल आ गया। यूज टू भी आ गया, बिल्कुल भी आ गया। और मैं यहाँ पे एक आदत की बात कर रहा हूँ, रात में देर से सोने की आदत की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे स्लीप नहीं स्लीपिंग को चूज़ करूँगा, समझ गए। इज एम आर वॉज वर्ब प्लस में यूज टू, और अगर सेंटेंस आदत को बता रहा हो किसी काम को करने की, तो टू के बाद में जीरंड आएगा, क्योंकि टू प्रेपोजिशन होता है इस केस में। आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट इन नाइट। अब देखो, आई यूज टू स्लीप या स्लीपिंग लेट ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, मैं यूज टू था या मैं किया करता था सोने का काम देरी तक मेरे कॉलेज डेज के दौरान। यहाँ भी आदत की बात कर रहा है यूज टू, लेकिन इज एम आर वॉज वर इससे पहले नहीं आ रहा। इस केस में स्लीपिंग नहीं आ सकता।
आई यूज टू स्लीप, आई यूज टू स्लीप, यहाँ पे यूज टू एक मॉडल वर्ब बन जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? जब भी यूज टू मॉडल वर्ब बनेगा, मॉडल अपने बाद में बेयर इंफिनिटिव लेगा। आई यूज टू स्लीप लेट ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। आदत तो बता रहा है मेरे देरी से सोने की, लेकिन इज एम आर वॉज वर इससे पहले नहीं लगा हुआ। अब ये यूज्ड एक मॉडल वर्ब है, समझ गए ना? चलो, एम्पल अमाउंट्स ऑफ वाटर इज यूज टू प्रिपेयर या प्रिपेयरिंग दिस ड्रिंक। बहुत सारा पानी जो है वो यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए इस ड्रिंक को। अब यहाँ पे यूज जो है ना, यूज्ड किसी आदत की बात नहीं कर रहा भाई, पानी को इस्तेमाल किया जाता है, पानी इज यूज्ड। आई यूज्ड वाटर, मैंने पानी को इस्तेमाल किया। अब ये इस्तेमाल वाली बात कर रहा है, आदत की बात कर रहा होता, इज लगा होता, उसके बाद आदत हो रही होती। भाई पानी जो है वो इस चीज़ का आदी है, और क्या आदी है? ड्रिंक को प्रिपेयर करने का। पानी आदी नहीं है भाई, पानी को तो तुम कुछ भी काम करवा लो, पानी से तुम जहाँ मिलाओगे वहीं मिल जाएगा। पानी को किसी चीज़ की हैबिट नहीं है, कोई लत नहीं है पानी को, यहाँ पे समझ गए ना? पानी को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इज एम आर प्लस में यूज टू तो आ रहा है, लेकिन कोई आदत की बात नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है यहाँ पे आदत नहीं रखा हुआ, इसलिए प्रिपेयर को यूज़ करें, प्रिपेयरिंग को यूज़ ना करें। सीधा सा एक फॉर्मूला बिठा लो, इज एम आर वॉज वर, इसके बाद में यूज टू। अगर हैबिट को बताए तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बाकी कोई भी किस्सा हो, यूज टू के बाद में बेयर इन्फिनिटिव भी आता है। यूज टू उस केस के अंदर या तो होती है पैसिव की वर्ब या फिर होती है एक मॉडल वर्ब। चलो आ जाओ, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ गलती क्या हो गई है। एज माई ग्रैंड मदर यूज टू सेइंग, यूज टू के पहले इज एम आर वॉज वर आ रहा है क्या? जब आ ही नहीं रहा, इस केस में तो कोई मतलब ही नहीं है यूज टू के आगे वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगने का। आप यहाँ लगाएंगे यूज टू से। मॉडल वर्ब है यहाँ पे यूज टू, और अपने बाद में से नाम का बेयर इन्फिनिटिव लेती है। सेज भी नहीं आएगा, से आएगा, यूज टू से। समझ गए? एरर नंबर 2 ये थी आपकी एरर नंबर 1। लाइक की जगह पे एज आना था, एरर नंबर 1। इसी के साथ रैप अप करेंगे आज के सेशन को। थोड़ा डीप में चले गए हम, थोड़ा ज़्यादा अंदर घुस करके हमने बेसिक जो है ना, अपना बेस जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और यही आपका एग्जामिनर आपसे चाहता है। वो टाइम चला गया जब इंग्लिश को रूल रट के या वोकैब याद करके आप पास कर जाते थे पेपर। वो आज से 5 साल 7 साल पहले ऐसा होता था, अब होना बंद हो गया। तो कोशिश करें आप भी बेसिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग करें। यही मैं कोशिश इस क्लास के जरिए आपकी करवाता हूँ। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको ब्रेक करना है, सेंटेंस को, और ब्रेक करके बताना है कहाँ पे कितनी एरर्स आपको मिली। इसमें एटलीस्ट चलो 1-2 एरर्स तो हैं इसमें, तो 2 एरर्स पकड़ने की कोशिश करो। और कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में इसके एरर्स को मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच करना। नेक्स्ट वीक जब क्लास लूँगा इसी से ही शुरू करूँगा अपनी क्लास को, ठीक है? इसी सेंटेंस से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। एक लाइक और एक शेयर वीडियो को जरूर से। अंटिल देन साइनिंग आउट।